हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप के एजुकेशन कोर्स पर। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो थोड़ा कम आ पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि इस समय मैं इंडिया में हूँ और मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं छुट्टी पे आई हुई हूँ, तो जितना मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो आपके लिए बना दूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो श्रीलंका है उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आखिर वो इस कंडीशन में कैसे पहुंची, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या राजनीतिक कारण थे, उन सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे क्या भारत की स्थिति भी कभी ऐसी हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो आप एक बार वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर श्रीलंका की ये स्थिति कैसे है। देखिए, जब भी किसी देश की ये स्थिति आती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो कुछ जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि भारत इसमें किस तरीके से है, तो कर्ज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे किसी देश पर हो चाहे किसी राज्य पर हो, तो श्रीलंका पर जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो अपनी मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो नहीं खरीद पा रहा है। इसलिए उसकी पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को छोटी मोटी जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें थी, जो डेली यूज़ में चीज़ें आती हैं, दूध हो गया, खाना पीना हो गया, उन सब चीज़ों के लिए भी उसकी क्रय क्षमता बिल्कुल घट गई है, उनसे भी वो नहीं खरीद पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि लोगों के मन में गुस्सा आया और ये इस तरीके से सड़कों पर उतर आए। अब पूरी इकोनॉमी क्रैश कैसे हुई, इस बात को थोड़ा देर के लिए अलग रख देते हैं और बात कर लेते हैं पहले भारत की। क्या भारत के राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई राज्य अपनी अकेले पहचान नहीं रखता है, एक देश के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हम। पूरा भारत जो है वो राज्यों का संघ है। लेकिन राज्यों के संघ के साथ साथ अगर राज्यों पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जो लोक लुभावन जो राजनीतिक पार्टियां जो नीतियां देती हैं लोगों को, या जो नीतियां सामने रखी जाती हैं चुनावी वादों के के दौरान, चुनाव के दौरान, या फिर वहां पर जो वादे किए जाते हैं, जनता को ये दिया जाएगा, जनता को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जनता को मुफ्त राशन दिया जाएगा, जनता को मुफ्त रसोई गैस दी जाएगी, लेकिन वो आएगी कहाँ से? क्योंकि राज्य, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, आय के स्रोत क्या होते हैं? आय के स्रोत होते हैं, अगर मैं भारत की बात करूं तो राज्यों से एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि कितने राज्य हैं जो कर्ज में दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज है इनके ऊपर। तो उसमें अगर बात करें पंजाब की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़े कर्ज के थ्रू दबे हुए हैं, इन पर बहुत बड़ा कर्ज लदा हुआ है, क्योंकि इन राज्यों में चुनावी वादों के दौरान बहुत ज़्यादा जो लोक लुभावन नीतियां हैं या जनता को खुश करने के लिए नीतियां हैं, उस तरीके से वादे किए जाते हैं। अब अगर इसमें बात करें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उसको अगर बहाल कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकारों पर जो दबाव बढ़ेगा, जो खर्च का दबाव बढ़ेगा, वो राज्य सरकारों पर ही बढ़ेगा और सरकारी खजाना इसमें खाली होने की भी कई आशंकाएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में भी इस तरीके की बात करी गई कि हम आपको जो रसोई गैस है उसको मुफ्त में देंगे। देखिए, कोई चीज़ जब मुफ्त में देना या मुफ्त में सरकारों को देना, जब वो चुनावी वादे करते हैं, देना उनके लिए बड़ा आसान होता है, उस समय पर वो बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार, इकोनॉमी पूरा एक चक्र है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो पूरा एक चक्र है। अगर कोई सरकार किसी जनता को ये बात करती है कि मैं तुम्हें ये दूंगी, तो कहाँ से देगी? अपने आप से तो वो जनरेट करेगी नहीं इन चीज़ों को। जो जनता का पैसा होता है, उसी पैसे से वो किस टैक्स के थ्रू, हम पैसा कैसे देते हैं सरकारों को? टैक्स के थ्रू। हम हर तरीके की सुविधा लेने के लिए जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स के रूप में सरकारों के पास वो पैसा जाता है, फिर सरकार उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है किसी तरीके से। तो अगर सरकारें, भारत की अगर मैं बात करूं, कितने परसेंट यहाँ पर टैक्स पेयर हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जो टैक्स पेयर हैं वो जो नीतियाँ अगर हम बनाते हैं या जो सरकारें वादे करती हैं कि मैं जनता को ये दूंगी, तो जनता अगर टैक्स पे नहीं करेगी प्रॉपरली, तो सरकारें उसको कहाँ से देंगी? क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए टैक्स पेयर जनता बहुत थोड़ी है। और जो नीतियाँ बोली जाती हैं या जो चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है
जो कर्ज है या जो दबाव है राज्यों पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके के दबाव से बचने के लिए राज्यों को इन पॉइंट्स पर ध्यान कम देना चाहिए कि जनता को फ्री चीज़ें दें। जनता को बजाय फ्री चीज़ें देने की जनता को अवेयर करना चाहिए कि क्या आपके राइट्स हैं और क्या आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। अगर आप राइट्स किसी को देते हैं तो उसकी ड्यूटीज़ भी उसे पता होनी चाहिए। अब समस्या यहाँ पर इस बात की भी आती है, टॉपिक से थोड़ा हट के चीज़ें हैं लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट्स और ड्यूटी की बात करते हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि भारत की बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी है जिसे ना अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है और ना ही अपने राइट्स के बारे में पता है। तो इन चीज़ों को भी जनता को जागरूक करना चाहिए। अगर आप केवल चुनाव जीतकर कुर्सी पर ही बैठना चाहते हैं, इससे राज्य का या किसी देश का भला होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी सरकारों को काम करना चाहिए और जनता को जितना ज़्यादा हो जागरूक करना चाहिए, ताकि वो अपने देश के लिए जो आज श्रीलंका झेल रहा है, ऐसी स्थिति में कभी हम ना आए। जनरली इंसान क्या सोचता है कि किसी दूसरे के घर में आग लगी, हमारे घर में कभी नहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाइना में जब कोविड आया था, वहाँ पे शुरुआती दौर में तो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बात थी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ा, उससे ज़्यादा सेकेंड वेव जो भारत ने झेली, इससे किसी के लिए छुपा नहीं है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज उसके घर में परेशानी है, कल के दिन हमारे यहाँ नहीं होगी, हमारे यहाँ भी हो सकती है। अब अगर जीडीपी का हिस्सा देखा जाए ना, पंजाब में केवल तो 53.3% हिस्सा जो है वो कर्ज है। और इसी तरह राजस्थान का अगर देखा जाए तो अनुपात में 39.8%, पश्चिम बंगाल का अगर देखा जाए 38.8%, केरल का देखा जाए 38.3% और आंध्र प्रदेश का कर्ज जीडीपी के अनुपात का लगभग 37.6% है। इन सभी राज्यों का जो राजस्व घाटा का अनुदान केंद्र इनको कहाँ से मिलता है? केंद्र सरकार से ही तो मिलता है। तो इन जो ये राज्य हैं, इनको भी अपने आप को मजबूत करना चाहिए, बजाय इतने कर्ज में दबे होकर अपने लोगों को जागरूक करें और ऐसी स्थिति ना आए, इससे हमेशा परहेज करें। अब आते हैं हम श्रीलंका के टॉपिक पर। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है, आखिर इससे कैसे उबरा जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? क्या आप किसी देश को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या यहाँ पर लिए गए जो राजनीतिक फैसले थे उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारण के बारे में। यहाँ पर कारण क्या रहे जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो गई है? तो सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, यहाँ की टैक्स व्यवस्था थी। टैक्स व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए गए थे यहाँ पर, इसीलिए ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। दूसरी बात मानी जा रही है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी से केवल एक श्रीलंका ही ऐसा देश नहीं है, विश्व के ऐसे तमाम देश हैं जो इस महामारी की मार नहीं झेल पाए। तीसरा कारण है कि यहाँ पर श्रीलंका में 13% जो आय का स्रोत था वो पर्यटन था, और इस जो कोविड महामारी का दौर चला उसमें हमने सभी ने देखा कि पर्यटन पर बहुत ज़्यादा जो दबाव पड़ा वो एक तरीके से ख़त्म होने की कगार पर, कई जो टूरिस्ट प्लेस थे वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए। तो इसकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ से भी लगा। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उस युद्ध के कारण जो चाय की घटती कीमत है श्रीलंका की, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में सबसे ज़्यादा चाय यहाँ से भेजी जाती थी। एक और बहुत बड़ा फैसला था जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वही वहाँ की सरकार ने ये कहा, राजपक्षे सरकार ने ये कहा कि मैं श्रीलंका को पूरी तरीके से उर्वरकों से, जो कृषि उर्वरक से हो रही थी, रासायनिक उर्वरक जो थे, उन पर इन्होंने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा पूरी तरीके से इसको जैविक कृषि में हम बदलेंगे, 100% इस देश को जैविक कृषि घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ पर जो मेन फसल थी इनकी खाने वाली चावल, उसके लिए भी ये अपनी उपज नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी उपज होती थी वो रासायनिक उर्वरक की सहायता से ही होती थी। इस बात से इनकी कृषि को बहुत झटका लगा और लास्ट में सरकार ने हालांकि इस व्यवस्था में बदलाव किया और इन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसको इन्होंने बहाल कर दिया और 2021 में रासायनिक उर्वरक प्रतिबंध से अपने आप के जो फैसले थे उसको इन्होंने पलट दिया और हटा दिया। श्रीलंका, कहा जा रहा है कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो 2017 से ही बहुत ज़्यादा डगमगा रही थी और एक पटरी पर उतरती हुई दिखाई दे रही थी। इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान जो कहा जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है दक्षिणी इलाके में बने हम्बनटोटा बंदरगाह को। हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं अभिषेक सिंह, वो कहते हैं
कि इसमें 2016 में जब हम्बन टोटा बंदरगाह बना और इसके ऑपरेशन के बाद लगभग $250 मिलियन की ही आय हुई, तो कहा गया कि ये जो हमने निवेश किया, ये निवेश पूरी तरीके से फेल हो गया। जब निवेश फेल हो गया तो इस बात की जानकारी ऐसा नहीं कि वहाँ के विशेषज्ञों को नहीं थी, वहाँ के विशेषज्ञों को और सरकार इसके बारे में जानती थी। यही वजह रही कि श्रीलंका ने अपने बंदरगाह की हिस्सेदारी किसे बेचने की सहमति जताई, चाइना को। चाइना हमेशा डूबती हुई नैया जो होती है ना, उसको पार लगाने के लिए देशों के पास आता है और पूरी तरीके से उनकी नाव डुबो देता है। अभी हम श्रीलंका की ये स्थिति देख रहे हैं, ना हो भगवान करे ऐसा, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसी कंडीशन आने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमेशा जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब रहती है और जो बताया गया है कि वहाँ की जो पॉलिटिशियन जो भी हैं वहाँ के, वो भी इस तरीके के जो करार है वो चीन के साथ ज़्यादा करते हैं। तो चीन जब भी कभी आता है किसी देश के साथ ऐसे जुड़ने के लिए, वो किसी देश का भला करने के लिए नहीं आता, वो काइंड ऑफ अपनी कॉलोनी बनाने के रूप में आता है। और कितना टाइम लगता है इस चीज़ को बदलने में वो तो चीन ही जानता है, लेकिन ऐसी स्थिति पाकिस्तान की भी हो सकती है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह पर जो चीन ने अपनी सहमति जताई और मन मर्जी तरीके से अपने जो पैसे थे या जो चीज़ें थी उनको इसमें लगाया। हम्बन टोटा बंदरगाह में चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग ने तकरीबन $150 बिलियन के करीब का सौदा कर बड़ी हिस्सेदारी इसमें शुरू कर दी अपनी। 3 साल पहले की अगर बात करें तो चीन की जो श्रीलंका थी उसके पास केवल और केवल 57,000 करोड़ रुपए ही बचे थे यहाँ के खजाने में, विदेशी मुद्रा भंडार में। जुलाई के 2021 में केवल 20,000 बचे और नवंबर में इसमें 11,000 करोड़ ही बचा। मार्च में महंगाई दर इतनी बढ़ गई कि 18.8% पहुंच गई। इस समय श्रीलंका के पास 55 गुने से भी ज़्यादा का कर्ज है। समझ सकते हैं लोग, 2 गुने 3 गुने की बात छोड़ दीजिए, 55 गुने से भी ज़्यादा कर्ज है। कुल कर्ज का 3.42 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इसके पास और $1 की कीमत की अगर मैं बात करूं, लगभग अपने न्यूनतम स्तर पर 300 के पार पहुंच गई है, 300 पार पहुंच गई है। जबकि रिजर्व बैंक में कुल कितना बचा है, वहां की जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है उसमें केवल और केवल 6,000 करोड़ ही बचे हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भी ये कहा गया था कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है श्रीलंका की, वो दिनों दिन गिरती जा रही है और ये पटरी से बिल्कुल तरीके से उतरने की कगार पर है और सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार न सिर्फ कम होता जा रहा है बल्कि निवेश भी पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। चीन के दबाव के चलते लाचार राजनीतिक के नेतृत्व के कारण श्रीलंका आज अपने इस हालत में पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनके पास करने को कुछ नहीं था। और उसी समय आया ये कोविड का दौर। कोविड के दौर ने श्रीलंका को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया और ये अपनी स्थिति में 2 गुने से ज़्यादा कर्ज श्रीलंका झेलता रहा और लगातार इसके कर्ज में वृद्धि होती रही। और यहाँ पर अगर देखा जाए, कोविड के मामले जो बढ़ रहे थे उस समय पर एक कड़ाई लगाई गई तो लोग पर्यटन भी बंद हो गया यहाँ पर, जो इसके आय के स्रोत थे वो धीमे धीमे समाप्त होने लगे। अब भारत से इसको क्या मदद मिली इस दौरान, तो भारत ने संकट में, भारत की एक नीति बहुत अच्छी होती है कि जब भी कोई देश किसी समस्या में होता है भारत हमेशा उसका सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं रूस और यूक्रेन की, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था शुरुआत में और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो दवाइयों की ज़रूरत थी उसमें भारत ने यूक्रेन की मदद करी और हमेशा वो शांति वार्ता की तरफ ही बढ़ता है। भारत की जो नीतियाँ हैं वो कई हद तक बहुत अच्छी भी होती हैं। आपको याद हो 1 से 1.5 साल पहले की लगभग की बात है, 2 साल पहले, जब ये कहा जाता था कि चीन से युद्ध कर लिया जाए। युद्ध करना बहुत आसान होता है, आप शुरुआत जब कर चुके होते हैं ना किसी चीज़ की, फिर पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है अपने पड़ोसी देशों के साथ, आज यूक्रेन ने किस वजह से, किसके बहकावे में कहें या किसकी वजह से अपने आप को पूरा युद्ध में झोंक दिया और सब कुछ खत्म हो गया उसका। लेकिन रूस को भी लॉस हो रहा है, उधर यूक्रेन का तो कहना ही क्या है, यूक्रेन का तो सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी क्या ये युद्ध करना ज़रूरी था? अगर आपकी स्थिति कमज़ोर है और आप उस स्थिति तक नहीं है तो आप इतने कठिन निर्णय ना लें। जैसे नाटो में जाने की बात थी, ये मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि आपके पास जब वो स्थिति नहीं थी तो आपको इस तरीके का स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन फिर भी नाटो ने जो यूक्रेन है उसने उठाया और आज इतने टाइम के बाद भी वो लगातार लड़ रहा है
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब उसे लड़ना ही पड़ेगा और उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो भारत से जो मदद मिली, भारत ने संकट के टाइम पर भी भारतीय फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को ने श्रीलंका को पिछले साल के लगभग 30 लाख लीटर नैनो यूरिया मुहैया कराया था। और इसके बाद अमोनियम सल्फेट को भी भारत से श्रीलंका के लिए निर्यात किया गया था। लेकिन चीन ने भी क्या किया था, चीन की चिंगदाओ सीवेन बायोटेक कंपनी ने 99,000 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीदा श्रीलंका ने, और जो कि बहुत ही बेकार निकला। उसमें जमीन और इंसान दोनों के लिए नुकसानदेह कीटाणु पाए गए। तो श्रीलंका ने उसके भुगतान पर रोक लगा दी और फिर बाद में क्या हुआ, पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। चाइना अपने लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं सुन सकता है। देखा जाता है ना कि अमेरिका और चाइना का जो वार चलता है, ट्रेड वॉर के चलते ही बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। तो भारत ने जहां 40,000 मीट्रिक टन डीजल कोलंबो पहुंचाया है, वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल जल्द ही उपलब्ध कराने की इसने बात भी कही है। और ऐसे में भारत की चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भारत को एक चीज़ और भी लग रही है कि कहीं पलायन जो है, जो तमिल बहुल इलाके हैं उनमें, तमिलनाडु के जो एरियाज़ हैं उनमें पलायन ज़्यादा ना बढ़ जाए श्रीलंका से, वो भी एक तरीके का दबाव ही होगा भारत के लिए। तो भारत अपने पक्ष को भी सोचता है और श्रीलंका की भी उसने मदद करी। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है कि जो राज्य हैं या जो लोक लुभावन नीतियाँ हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। और राज्य सरकारों को ये चीज़ समझनी होगी कि राज्यों का संघ है, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। अगर कोई राज्य इंडिविजुअली होता तो उसकी स्थिति भी श्रीलंका के जैसी होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और आपने समझा हो, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।